आपदाएं चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, यह हमारे समय की एक सच्चाई है। लेकिन कहते हैं कि तैयारी में ही समझदारी है। हमारे इस खास कार्यक्रम आपदा का सामना में कोशिश यही है कि हमारी तैयारी रहे पुख्ता और आम लोग रहें चौकस और तैयार। स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज आपदा के सामना के इस अंक में हम बात कर रहे हैं सुनामी के खतरे की और उससे मुकाबले की। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सुनामी होती है क्या। 2004 का उदाहरण हमारे सामने है। जिस तरह से जमीन पे टेक्टोनिक प्लेट के शिफ्ट होने से भूकंप आती, उसी तरह समुद्र के अंदर जो धरती की अलग अलग प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो जब शिफ्ट होती हैं तो उसका असर समंदर के लहरों पे पड़ता है और वो बड़ी लहर बनती है, कई बार 100-100 मीटर तक, और वो हमारे शहरों, गांव, समुद्र तटीय इलाकों से जाकर टकराती हैं और एक बड़ा विनाश लेकर आती हैं। साल 2004 का उदाहरण हमारे सामने है और साल 2004 का उदाहरण हमें क्या बताता है कि सुमात्रा जावा के आसपास जो इलाका था, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास का इलाका था, यहाँ सुनामी यहाँ से पैदा लेता हुआ जो तमाम देश हैं वहाँ पे 9.2 तीव्रता का भूकंप सुमात्रा के इस इलाके में आता है। और जो तमाम देश हैं, चाहे वो म्यांमार हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया, थाईलैंड और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया तक में इसका असर पड़ा। भारत के हम जानते हैं इस पूर्वी घाट पे, श्रीलंका पे, यहाँ तक कि हम देख रहे हैं अफ्रीका के सोमालिया और कुछ इलाकों में भी इसका असर पड़ा था। तो एक बड़ी भयावह तस्वीर के साथ 2004 का ये सुनामी आई थी। पूरी दुनिया भर में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और इतना ही नहीं, हम सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में भी 16,000 से ज़्यादा लोग हताहत हुए थे, मारे गए थे या कहें लापता थे। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। सिर्फ एक सुनामी के ख़तरे से पूरी दुनिया में एक बड़ी तबाही हमने देखी। लेकिन भारत में कहाँ कहाँ सुनामी के ज़्यादा ख़तरे हैं? तो निश्चित तौर पर जो तटीय इलाके हैं, मसलन ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इलाका है, ये सबसे वो इलाके हैं जहाँ पे सुनामी का ज़्यादा ख़तरा, क्योंकि सीधे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, हिंद महासागर के नज़दीक ये पड़ते हैं। तो हम आने इस अंक में हम बात करेंगे कि ये जो ख़तरा है इससे कैसे हम निपट पा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हमारी हैं। यहाँ पे हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद अपने विशेषज्ञों के साथ वापस आएंगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करने के लिए भारत सरकार ने 23 जनवरी पर एक वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार तक होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए dmawards.ndma.gov.in पर आज ही जाएं। जल्दी कीजिए। वर्ष 2021 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। और आपदा का सामना में एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज हम बात कर रहे हैं सुनामी के खतरे को लेकर और कैसे उसका मुकाबला किया जा सकता है, किस तरह की तैयारी हमारी है। और हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है राजेंद्र सिंह जी, सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। हमारे साथ हैं सुनंदा जी, जो वैज्ञानिक हैं, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। हमारे साथ हैं विनीत के गहलोत साहब, वैज्ञानिक, CSIR NGRI मतलब नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत बहुत स्वागत आपका, आप तीनों का। और सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि भारत के लिहाज से
हम समझें कहाँ कहाँ सुनामी के खतरे हैं, किस तरह से इसको आम जनता को समझना चाहिए? देखिए, सुनामी जो है एक बड़ी समुद्री लहर होती है, जैसे आप सब लोगों को पता है। और सुनामी जो है दो शब्दों से मिलकर बनी है, सु प्लस नामी। सु का मतलब होता है बंदरगाह, नामी का मतलब है बड़ी लहर। जब ये बड़ी लहर हार्बर में आती है तो उसको ये सुनामी कहते हैं। और इसके आने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कहीं पर जो है समुद्र के अंदर जो है कोई अगर बड़ा भूकंप आ रहा हो, और समुद्र में के आसपास कहीं भूकंप आया हो, और समुद्र के अंदर जो है ज्वालामुखी जो है लैंडस्लाइड हुआ हो, या समुद्र के आसपास जो है अगर ज्वालामुखी कहीं फटा हो, तो उसमें से कारण जो लहरें उत्पन्न होती है उससे सुनामी आती है। अगर भारत और पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, तो प्रशांत महासागर सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है, जहां की सुनामी का खतरा हर समय मौजूद रहता है। और इसमें भी जो है 30 से 35% जो सुनामी का खतरा है वो जापान, ताइवान और जापान के समुद्री तट पे होता है। जहां तक भारत का परिप्रेक्ष्य है, भारत के उसमें जो है ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों में ही जो है सुनामी का खतरा बना रहता है। स्पेशली जो ईस्ट कोस्ट वाला एरिया है, जहां अंडमान निकोबार जो कि सुमात्रा आइलैंड आर्क से लगा हुआ एरिया है, उसमें खतरा ज्यादा है। और ईस्ट कोस्ट का जो पूरा एरिया है, चाहे वो तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र और उड़ीसा का एरिया है, ये बहुत ज्यादा वनरेबल एरिया है। और वेस्ट कोस्ट में जो नॉर्थ अरेबियन जो सी है, उसमें जो मेडिटेरियन ओशन है, उसमें जो है ओखा, द्वारका, जखाऊ और गल्फ ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है, उसमें जो है सुनामी का ज्यादा खतरा बना हुआ रहता है। और सुनंदा जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत इस तरह के उसकी बनावट है कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तीन तरफ से उसे घेरे हुए हैं, ऐसे में क्या आप कहेंगे कि सुनामी मोटे तौर पर क्या इसका बड़ा कारण है, इसके पैदा होने के पीछे, इसके जन्म लेने के पीछे? क्योंकि 2004 में जो सुनामी आई थी, कहा जाता 100 सालों के बाद ऐसी सुनामी आई थी। सभी भूकंप सुनामी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंट रीजन होता है वो समुद्र के अंदर हो या समुद्र तट की बहुत पास हो, और उसका तीव्रता होनी चाहिए 6.5 से ज्यादा। और हमारे यहाँ दो सबडक्शन जोन बोलते हैं हम लोग उसे साइंटिफिक वर्ड्स में, जैसे अंडमान सुमात्रा सबडक्शन जोन, जो अंडमान निकोबार आइलैंड से शुरू होकर पूरा इंडोनेशिया तक है, और दूसरा है पश्चिम की ओर मकरान सबडक्शन जोन, जो पाकिस्तान, ईरान और इंडिया के पास है। तो हमारे इंडिया को दोनों तरफ से, जैसे पश्चिम की तरफ से और ईस्ट की तरफ, दोनों तरफ से सुनामी की बहुत डेंजरस है। और जी विनीत गहलोत साहब, हमें ये बताएं कि जिस तरह से अभी सुनंदा जी ने हमें बताया किस तरह से ये पैदा होता है, उसके पहले राजेंद्र सिंह जी ने भी बताया, आपको लगता है कि ये जो खतरा है, जिस तरह से हम जानते हैं समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है जलवायु परिवर्तन के और दूसरे कारणों के मद्देनजर, तो जो ये सुनामी पैदा होने और उसका जो खतरा है, क्या उसका जो मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी है, आने वाले वक्त में क्या और बढ़ेगा? काफी गूढ़ सवाल किया है आपने, क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज प्रोसेस है उसका बड़े अर्थक्वेक से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, और वो काफी हद तक सही भी है। लेकिन जो आपका सवाल है कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर भू जल का स्तर बढ़ेगा और तब सुनामी आती है, तब उसका इफेक्ट क्या होगा, तब उसका असर क्या होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि करंट लेवल क्या है और उसके बाद सुनामी आती है, तब वो उसका सुनामी का इम्पैक्ट कोस्टल रीजन में कितने दूर तक जाता है। और अगर भूजल वही हमने जो कुछ भी अपनी सावधानियां बरती, वो आज के भूजल के हिसाब से बढ़ती कि साहब हमारा स्तर ये है, और हमने कहा कि साहब इतनी दूर तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इतनी दूर तक आप
टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं कर सकते, ये सब काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो भूजल बढ़ जाता है, सपोज वो फ्यू सेंटीमीटर बढ़ गया, अब वो हमने तो कहा कुछ सेंटीमीटर बढ़ गया, लेकिन अगर कोस्ट की लंबाई, उसकी जो कोस्ट का जो एक्सटेंशन है लैंड की तरफ को, वो कहीं ज्यादा होगा, और उसके बाद फिर आप अगर कोई सुनामी आती है तो उसका इम्पैक्ट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपके जितने भी आकलन थे वो पुराने भूजल स्तर के हिसाब से थे। लेकिन अगर भूजल स्तर चेंज हो गया, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उसका जो इम्पैक्ट है सुनामी का वो डिफरेंट होगा, वो ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल। और यही सवाल राजेंद्र सिंह जी आपसे मैं करना चाहूं, तो आप क्या कहेंगे, क्या आने वाले वक्त में समुद्र का जलस्तर बढ़ने या सुनामी को लेकर आगे आने वाले वक्त में किस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं? इसके लिए अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि खतरा बढ़ेगा और खतरा कम होगा, लेकिन सबसे अच्छा जो इसके लिए निवारण है वो ये है कि हर मुल्क और हर राज्य अपनी जो है तैयारी इसमें पूरी करके रखे, ताकि जो है जो भी खतरे आएंगे, खतरे देखिए आपदाएं आती हैं, आपदाएं जाएंगी, और भविष्य में भी और बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी, आप देख ही रहे हैं इस समय भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी उसके लिए तैयारी कैसी है, उसको हमें पूरी तरीके से उसमें जो है निपुण होना है। काफी चर्चा है पूरी दुनिया में 2004 के बाद से ही जो अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कैसे पूर्व सूचना मिल सके, इसको लेकर इस स्तर पे आपको लगता है क्या क्या काम हुआ है और कितना ये प्रभावी रहा है? क्योंकि बीच में हमने 2007 में भी हमने देखा था हिंद महासागर और कई जगहों पे सुनामी की घटनाएं रिपोर्ट हुई थी। हिंद महासागर में 2004 के बाद जो विनाशकारी सुनामी हुई थी, उसके बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने यह कोशिश की कि एक आधुनिक भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली यहाँ भारत में हो, और उसकी स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में। और मैं कह सकती हूँ कि जब से इसकी स्थापना हुई है तब से आज तक एक भी फॉल्स कैलकुलेशन नहीं हुआ है, और यहाँ 24/7 सूचना सेवा केंद्र काम करता है। और यहाँ कुछ सेंसर्स के नाम मैं लेना चाहती हूँ जो हिंदी में मुझे पता नहीं है, तो मैं बोल रही हूँ कि साइस्मोमीटर, सुनामी बॉयज, टाइड गेजर्स, ये सब जो पूरे सेंसर्स लगाए रखे हैं पूरे भारत और पूरे हिंद महासागर में। और ये जब काम कर रहे हैं वो रियल टाइम में काम कर रहे हैं, और इनसे हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम लोग वार्निंग सेंटर में पूरा प्रोसेस करते हैं। जैसे भूकंप अगर अंडमान निकोबार में आ गया तो हम लोगों को 10 मिनट के अंदर ही इसका पता चल जाता है, और हम लोग उसका प्रोसेस करते हैं कि ये क्या सुनामी जनरेट करने वाला है या नहीं। अगर जनरेट किया तो हम लोगों को सुनामी टाइड गेजेस या सुनामी बॉयज के यहाँ से पता चल जाता है कि हाँ ये अर्थक्वेक में सुनामी का उत्पन्न सुनामी जनरेट जो हुआ है उसका समाचार हम लोगों को मिल जाता है। बिल्कुल। और इस समाचार को हम लोग और थोड़ा जैसे सामान्य लोगों को समझाने के लिए हम लोग ऐसे देते हैं, मॉडल रन करके उसमें बता देते हैं कि ये सुनामी का जो तरंग है आपके यहाँ इस समय पे पहुंचेगा और इतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को लेके जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो राष्ट्रीय और जो स्टेट के लोग होते हैं, तो वो लोग वहां से समुद्र तटीय लोगों को खाली करवाना, ये सब वो लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत सुनामी वार्निंग सेंटर का जो हम लोग यहाँ पे पूरा जो काम करते हैं, तो ये जब तक पब्लिक को नहीं पहुंचती है तब तक ये पूरा हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता है। जी विनीत जी, ये हमें बताएं कि जो पूरी अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो पूरा तंत्र हमारे सामने है, कितना पुख्ता, क्या हम कह सकते हैं बिल्कुल 100% ये सही जानकारी दे रहा है और इस पे हम भरोसा पूरी तरह कर सकते हैं, कर रहे हैं और मदद मिल रही है हमें? हाँ, देखिए अभी तक
जब 2004 के बाद जब ये हमने इसको स्थापित किया था सुनामी वार्निंग सेंटर को हैदराबाद में, तो उसके बाद जितने भी बड़े भूकंप आए हैं तो उसमें कोई ऐसा केस नहीं हुआ अभी तक जिसमें कि हम लोगों को कोई फेलियर दिखाई दिया हो। मतलब भूकंप आया और हम उसका आकलन कर पाए कि क्या ये भूकंप सुनामी ला सकता है, अगर ला सकता है तो कितनी बड़ी होगी, तो वो हम आकलन करने में सफल हुए हैं। तो अगर उस लिहाज से आप कहें तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो हमारा जो सुनामी वार्निंग सेंटर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से काम किया है। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि जो नेचर है वो सरप्राइजेस से भरी हुई है। तो हमें नहीं पता कि कौन सा सरप्राइज अचानक आके हमें कब आश्चर्यचकित कर पाए। तो उन चीजों को पता करना कि वो कौन से और प्रोसेसेस हैं, वो कौन से और रीजन्स हैं जिनकी वजह से सुनामी जनरेट हो सकती है और जिनको कि जिसका कि आकलन हम सही ना लगा पाए या जिसका कि जिसका आकलन हम लोगों को ना कर पाए। तो उन चीजों के बारे में लगातार रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जी, निश्चित तौर पर। राजेंद्र जी, हमें ये बताएं कि एनडीए में हो या जो स्टेट की एसडीएमएज हैं, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, या कहें कि सुनामी को लेकर किस तरह से इसका बेहतर प्रबंधन कर रही हैं पिछले सालों से? एज पर डीएम एक्ट 2005 जो हम इसकी बात करते हैं, उसके अनुसार अगर हम देखें तो हर राज्य को, हर मंत्रालय को, हर विभाग को अपना अपना डिजास्टर मैनेजमेंट जो है प्लान बनाना है और हमसे उसकी जो है हमारे पास सबमिट करना और हमसे उसकी अप्रूवल लेनी है कि आपका प्लान तैयार है। जहां तक देखिए, भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जिसने कि अपना जो है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है बना रखा है। करीब 5-6 मुल्कों ने बना रखा है, उसमें भारत का जो है नंबर फर्स्ट 5 में आता है। और इन सब प्लान में अगर हम देखें, आपको इसकी जब हम नीति बनाते हैं, आपदा नीति बनाते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान हमारा रहता है वो इस बात पे रहता है कि खतरे की जो आपदा है इसके खतरों को कैसे कम किया जा सके। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डीआरआर हम इसको बोलते हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय सुझाए जाए, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाए, उस पर हमारा ज्यादा जोर होता है। और इसीलिए राज्यों को और जिलों को उन सब के लिए जो भी वो आपदा है अपना प्लान बनाते हैं, हमारे पास भेजते हैं, उस पर इस बात का मुख्य जोर होता है हम लोगों का कि आपने डीआरआर के लिए क्या काम किया है और उस नीति को, उस जो हमारी ये नीति है उसमें आपने अपने डीआरआर में अपने प्लान को में सम्मिलित किया है कि नहीं, ये उसके बाद के उस बात पे डिपेंड करता है। इसके साथ ही जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है कि क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जाए, और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हर आदमी को, हर समुदाय को, हर जिले को, हर विभाग को अपनी अपनी क्षमताओं को, उन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 एजेंडा पॉइंट को भी देखते हैं तो उसमें भी देखिए पॉइंट नंबर 5, 6 और 8 उस पे भी जो है उसमें विशेष जोर दिया गया है कि कैसे डेवलप करना है, कैपेबिलिटीज को कैसे बढ़ाना है, और साथ ही साथ जो है इसको जो है स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको जो अवेयरनेस है, इसको कैसे हम सब लोगों के बीच में ये अवेयरनेस भेज सकें कि यहाँ पर इसका खतरा है। इन सब चीज के लिए हम लोगों को आगाह करते हैं ताकि भविष्य में अगर इस तरह के कोई भी खतरे आए तो उससे लोग जो हैं अपने को बचाव कर सकें और कम से कम नुकसान जो है वो कम से कम हो उसमें। और मैं यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी कई सवाल हम तक पहुँचे हैं और इन सवालों को भी अपने अपने विशेषज्ञों से लेना चाहेंगे। और पहला सवाल हम लेते हैं और हमारा पहला सवाल है, हम टेलीविज़न स्क्रीन पे ये सवाल आप देख पाएंगे, और सवाल यही है कि क्या सुनामी को लेकर केवल समुद्र तट के नज़दीक रहने वालों को ही सतर्क रहने की ज़रूरत है? ये सवाल एलिना लाल ने पूछा है कंकड़बाग
पटना से। और ये सवाल का जवाब मैं सुनंदा जी आपसे लेना चाहूँगा, क्या सिर्फ जो समुद्र के नज़दीक रहते हैं उनको ही सतर्क रहने की ज़रूरत है? सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे 2004 में जब ये सुनामी हुआ था, आप तो शायद आपको ये जानकारी होगी कि एक लड़की जो ब्रिटिशर थी, वो थाईलैंड में थी और उसने जो पानी को पीछे जाते हुए देखा और उसे लगा कि वो कुछ दिनों के पहले ही वो ज्योग्राफी के लेसन में पढ़ चुकी थी कि ऐसा अचानक पीछे जाने से वो बहुत भयंकर विनाशकारी हो सकती है। तो उसने पूरे लोगों को चेतावनी दी। तो ये जानकारी सुनामी की सभी लोगों को होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे सिर्फ तटीय लोगों को होने का मतलब शायद उन लोगों को तो हमेशा हम लोग एजुकेट करते ही रहते हैं, लेकिन अगर हर कोई, जैसे हम लोग हमेशा बीच को जाते रहते हैं हॉलीडेज के लिए, कुछ वेकेशन के लिए, तो अगर ये टूरिस्ट बहुत ज्यादा ये इंफॉर्मेशन जो लोग समुद्र तटीय पे रहते हैं उनके लिए ही नहीं, जो समुद्र का तो असर पूरे जनजीवन पे होता है। तो मैं ये नहीं कह सकती सिर्फ उन लोगों के पास समाचार होने पे वो लोग बच सकते हैं, ऐसी नहीं होती है, सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। बेहद महत्वपूर्ण बात आप कहती हुई। और हमारे पास एक दूसरा सवाल शशि शर्मा जी ने पूछा है जयपुर राजस्थान से, और उनका सवाल है कि सुनामी आने से कितने समय पहले सूचना दी जा सकती है, दी जा रही है? और ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा राजेंद्र सिंह जी। देखिए, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम के द्वारा हमें पता लगा कि सुनामी जो है हिंद महासागर और जैसे पिछले बार जो है सुमात्रा कोस्ट में आई थी, तो अंडमान निकोबार रीजन के लिए 10 से 20 मिनट का टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए। और मेनलैंड आते आते जो सुनामी की जो प्रिपरेशन का टाइम है हम लोगों के पास उसमें चंद घंटे मिलते हैं। वो चंद घंटे जो है 2 घंटे से 4 घंटे और 5 घंटे के बीच का समय हम लोगों को मिलता है तैयारी करने के लिए। और एक और सवाल हमारे पास आया है मुंबई महाराष्ट्र से चित्रा शाहपुरकर पूछती हैं कि सुनामी के समय अगर समुद्र में किसी जहाज पर हों तो क्या करना चाहिए? और ये इसका जवाब मैं विनीत गहलोत साहब आपसे लेना चाहूंगा। सवाल अच्छा है। देखिए, सुनामी की हमें ये जानना जरूरी है कि सुनामी की वेव्स कैसे चलती हैं समुद्र के अंदर। अगर आपका समुद्र बहुत गहरा है तो वहां पे उसका जो सुनामी का जो एम्पलीट्यूड है जिसको कि हम मतलब ऊंचाई जो है वो उसकी बहुत कम होती है। स्पीड ज़्यादा होती है, चलने की स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी ऊंचाई कम होती है, लहरों की ऊंचाइयाँ कम होती हैं। और क्योंकि हम लोग ये पूरे वाटर कॉलम को ऊपर नीचे कर रहे हैं समुद्र के, तो अगर आपका जहाज किसी डीप ओशन में है, कहीं अंदर समुद्र में है, तो वो उस जहाज को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर वही जहाज कोस्टल इलाके में आ जाता है जहाँ पे कि उसका जो सुनामी का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे जो गहराई है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो वहां पे और उसका जो वेवलेंथ है इसकी जो उसको लैम्डा जी बिल्कुल वो क्योंकि कम हो जाती है वहां पे, तो आपको वहां पे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपको याद होगा जब इवन साइक्लोन यानी जो लहरें होती हैं वो किनारे तक आते आते ज़्यादा भयावह हो जाती हैं। हमारे पास समय ख़त्म हो रहा है और राजेंद्र जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंडिया में कई तरह के कदम पिछले कई सालों से ले रहा है। अगर प्रमुख इनिशिएटिव, जो प्रमुख कदम इंडिया में ने उठाए हैं, किस तरह का उसका असर रहा है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। 2004 के बाद सबसे पहला जो काम इंडिया में ने किया है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लोगों ने लगाया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के साथ लगाए हैं मिलकर के, और इस समय इनक्वाइस इसको देख रहा है। और इसके साथ ही जो है प्रिपेयर हमने जो है एक गाइडलाइन बनाई है जो 2010 में 2010 में हमने जो है गाइडलाइन बनाई है सुनामी के ऊपर, और इस गाइडलाइन ने हर स्टेट के साथ सब लोगों के साथ इसको शेयर किया है। इसके साथ ही डूज और डोंट्स जो है हमने जो है 2019 में पब्लिश किए हैं,
और उसको भी हर जिले स्तर पे जो है हमने इसको जो है हर लोगों के साथ शेयर किया है। इसके साथ ही एनडीए में हर दूसरे साल जो है करीब करीब सब स्टेक होल्डर के साथ मिलकर के मॉक ड्रिल, मॉक एक्सरसाइज जो है हम लोग करते हैं। 2013 में एक्सरसाइज हुई है, 2007-8 में एक्सरसाइज हुई है और 2017 में एक्सरसाइज हुई है। 2018 की जो एक्सरसाइज है जिसको आईओ वेव 18 के नाम दिया गया है, उसमें आसपास के 23 देशों के साथ मिलकर के जो है हमने ये एक्सरसाइज सबके साथ की है कि ताकि सब लोग समझ सके और एक नेटवर्क पे हम सब लोग हों। अगर किसी के यहाँ भी सुनामी आती है तो एकदम क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, कैसे एक दूसरे को इन्फॉर्म करना है, कैसे अवेयरनेस बढ़ाई जाए, इसके लिए भी हम लोग जो है ये करते हैं। इसके साथ ही कोस्टल एरिया में जो है हम लोग स्कूलों में, ग्राम पंचायतों में और विलेज लेवल पे भी जो है लोगों के साथ अपने इस जो है अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हम लोग टाइम पे जो है चलाते हैं। इसके साथ अभी हमने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो है हमने यूजीसी के साथ और दूसरे शिक्षण संस्थाओं के साथ जो संस्थाएं हैं उनके साथ जो है ये हमने केस टेकअप किया हुआ है, जिसमें हमने कहा है कि आपदा को जो है एक सब्जेक्ट के रूप में जो है आप अपने सिलेबस में सम्मिलित कीजिए और इसके ऊपर जो है बच्चों को अवेयरनेस इसमें आनी चाहिए। बिल्कुल, तो हमारे पास समय बिल्कुल इस चर्चा के लिए इतना ही था और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने तीनों पैनलिस्ट का, तीनों विशेषज्ञों का। राजेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एम विजय सुनंदा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर विनीत के गहलोत साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जैसा कि हम लगातार चर्चा भी हमने की इस कार्यक्रम में कि खतरा है और ख़तरा आने वाले वक्त में जो सुनामी का है वो हमें सरप्राइज़ कर सकता है, चौंका सकता है। हालांकि पूरी तैयारियां की गई हैं, लेकिन आम लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आज आपदा के सामना के इस अंक में इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और इस तरह की आपदा पे चर्चा के साथ, उससे कैसे बचें इन जानकारियों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करने के लिए भारत सरकार ने 23 जनवरी पर एक वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार तक होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए dmawards.ndma.gov.in पर आज ही जाएं। जल्दी कीजिए। वर्ष 2021 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान।